नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कृषि कानूनों पर विपक्ष से सवाल किया है। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि वो ये बताएं कि ये कानून किस तरीके से किसानों के लिए हानिकारक हैं। तोमर ने कहा कि उन्होंने किसान संगठनों से 2 माह तक कानूनों में समस्या जानने के लिए बात की, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तोमर ने कहा, यह कानून किस प्रकार से किसानों के लिए नुकसानदायक हैं, किसी ने मुझे नहीं बताया है। तोमर ने इसके साथ ही कहा, यह प्रदर्शन केवल एक राज्य तक ही सीमित है, किसानों को भड़काया जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि जैसे केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, वैसे ही किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। राउत ने लाल किले की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, राउत ने कहा कि अभी तक असली दोषी को सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा है। इस बात पर सरकार की ओर से बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है कि हिंसा के पीछे कौन है, बल्कि इसी को लेकर 200 से अधिक किसानों को जेल में डाल दिया गया है और कई किसान अभी भी गायब हैं। राजदीप सरदेसाई समेत पत्रकारों पर एफआईआर को लेकर राउत ने कहा कि जो भी सरकार पर सवाल उठाता है उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। संसद में लगातार कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हावी है। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केंद्र ने इन कानूनों को लोगों के ध्यान से बचाने के लिए ऐसे वक्त में पारित किया जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। बाजवा ने कहा कि कानून पारित करने का यह एक अलोकतांत्रिक तरीका था। बाजवा ने कहा कि आज हमने अपने किसानों की बिजली, पानी की आपूर्ति, इंटरनेट आपूर्ति काट दी है, जो कि बर्लिन की दीवार जैसी लग रही है। उन्होंने कहा, ये चीजें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शर्मनाक हैं। खबरें आ रही हैं कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र इन कृषि कानूनों को 18 महीने के बजाय 3 साल तक के लिए रोक दे। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पंजाब सरकार का कहना है कि अगर किसान खाली हाथ लौटे तो राज्य में गुस्सा बढ़ेगा और ये राज्य सरकार काबू में नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारी लगातार किसानों और केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और ये समझाने की कोशिश में हैं कि अगर ये कानून 2024 यानी अगले चुनाव तक रोक दिया जाए तो आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। किसान आंदोलन पर अमेरिकी प्रतिक्रिया के एक दिन बाद अब भारत ने उस पर जवाब दिया तो ऐसा नपा तुला कि अमेरिका शायद बुरा ही ना माने। भारत ने लाल किला और अमेरिकी संसद कैपिटल हिंसा की तुलना की और कहा कि इनसे हमारे अपने अपने देशों में स्थानीय कानूनों के अनुसार निपटा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय अनुराग श्रीवास्तव की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका में साझा मूल्य हैं और वहां जीवंत लोकतंत्र है। 26 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किले पर हिंसा और बर्बरता की घटनाओं पर बिल्कुल वैसी ही भावनाएं और प्रतिक्रियाएं आईं जैसी 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर घटनाओं के बाद आई थी। इनसे हमारे अपने अपने स्थानीय कानूनों के अनुसार निपटा जा रहा है। भारत का इशारा साफ था कि अमेरिका कैपिटल बिल्डिंग हिंसा में अपने नियम कायदों से निपट रहा है तो भारत लाल किले हिंसा में अपने तरीके से। बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की पहचान है। इसने इंटरनेट बंद किए जाने पर भी चिंता जताई थी और कहा था कि बिना रुकावट के इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के किसानों के समर्थन में ट्वीट के बाद बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स तक सॉवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट करने के बाद रालोद के नेता जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, वो जानी मानी हस्तियां जो अपना दिमाग गिरवी रखकर ट्रोल आर्मी की तरह एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं, पहले सॉवरेनिटी की परिभाषा देख लें। इसके साथ ही उन्होंने इसका मतलब भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की शक्ति तब कमजोर होती है जब अन्नदाता पर सरकार जुल्म करती है। यानी मित्रों, सरकार को काबू में रखो, ना कि सरकारी पार्टी के काबू में खुद रहो। बजट पेश किए जाने के बाद भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पहली बार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर का अनुमान व्यक्त किया है। इसने कहा है कि 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने कहा है कि विकास दर को तेज करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। महामारी की चपेट में रहने के बाद 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7.7% सिकुड़ने का अनुमान है। कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। इससे पहले 3 बार मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में इंदौर की महापौर और स्थानीय विधायक बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फारूकी ने इंदौर में 1 जनवरी को आयोजित शो में हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इसके बाद फारूकी को 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी पर यह भी आरोप था कि इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी भद्दी टिप्पणियां की और चुटकुले बनाए थे। विधानसभा से पहले केरल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारत धर्म जनसेना यानी BDJS पार्टी, जो कि केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का हिस्सा थी, ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF में शामिल होने का फैसला करते हुए एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले नए गुट ने MK नीलकंदन मास्टर के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक पार्टी भारतीय जन सेना यानी BJS की घोषणा की है। BJS के कार्यकारी अध्यक्ष V गोपा कुमार ने आरोप लगाया है कि BDJS का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक टूल के रूप में कर रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी नर्वस हैं, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में घोष ने कहा कि ममता के स्ट्राइकर और डिफेंडर हमारे पास आ चुके हैं और अभी और आने की संभावनाएं हैं, तो TMC खत्म होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन बंगाल में वो ऐसा नहीं कर पाई है। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी जी जान से लगी है। इसी क्रम में बीजेपी बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालने जा रही है, लेकिन बीजेपी की इन प्रस्तावित रथ यात्राओं को रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बीजेपी की रथ यात्राओं पर रोक लगाने की मांग की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और अपने 2 सैनिकों को छुड़ा लिया है। ईरानी सेना की इलीट यूनियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश उल अदल के कब्जे से अपने 2 सैनिकों को छुड़ाया। ईरानी सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक मंगलवार रात को किडनैप हुए 2 बॉर्डर गार्ड्स को छुड़ाने के लिए एक सफल ऑपरेशन किया गया। इन्हें जैश उल अदल के नाम के संगठन ने 2.5 साल पहले बंदी बना लिया था। फिलहाल दोनों सैनिकों को ईरान पहुंचा दिया गया है। बता दें कि जैश उल अदल ईरान में आतंकी संगठन घोषित है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताना चाहते हैं कि अब वो दिन खत्म हो गए जब अमेरिका रूस से आक्रामक रवैये के आगे चुप रहता था, जिसमें रूस का चाहे हमारे चुनाव में हस्तक्षेप करना हो, साइबर हमले हो या हमारे नागरिकों को जहर देना हो, ये सब अब नहीं होने दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेन्नई में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मिली-जुली शुरुआत की है। इंग्लैंड के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद रूट और सिबली ने पारी को संभालने की कोशिश की है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की भारतीय टीम में वापसी हुई है। कप्तान कोहली ने सबको हैरान करते हुए कुलदीप यादव की जगह बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम को टीम में शामिल किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।